PaACH 5. This P stands for platinum, this A stands for silver, this A stands for gold AU, this C stands for copper and this H stands for Hg mercury. ये 5 एलिमेंट ऐसा है जो H+ के साथ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करेगा। जब हम लोग किसी भी मेटल के रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वो मेटल कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बगल वाले को कितना अच्छा रिड्यूस कर सकता है। जब कोई बगल वाले को रिड्यूस कर रहा है मतलब खुद को क्या करना चाहिए, ऑक्सीडाइज। तो वो खुद कितना अच्छा से ऑक्सीडाइज हो सकता है, इस नेचर का बात हम लोग कर रहे होते हैं। ये ना किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है कि डाउन द ग्रुप या अलोंग अ पीरियड, कुछ इस तरह का ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, बिकॉज रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। जैसे आप लोग को हम समझाते हैं, मान लो कि हम लोग सोडियम मेटल लिए और इसका रिड्यूसिंग नेचर का बात कर रहे हैं, मतलब कि बगल वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब ये किसी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है मेटल सोडियम, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, उस एग्जांपल से हम लोग शुरू कर सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे, बहुत पहले पढ़े हुए भी है कि सोडियम जो होता है वो H2O पानी के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है और यहां पे एक रिडॉक्स रिएक्शन करता है, H2 गैस रिलीज करता है। मेरे को लगता है क्लास 9th और 10th में भी पढ़ाई होता है कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट्स विग्रसली विद H2O टू रिलीज H2 गैस। तो यहां पे रिएक्शन कैसा होता है, सोडियम सॉलिड H2O लिक्विड, और यहां पे कन्वर्ट करके बनता है NaOH एक्वस, बिकॉज H2O है तो एक्वस हो गया, और साथ में H2 गैस, H2 गैस। ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को प्रॉपरली देखो तो यहां पे आपको दिखेगा कि Na एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Na खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे किया है, तो सोडियम ऑक्सीडाइज किया है। और यहां बगल में H2O का देखो रिडक्शन हुआ है, H2O में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इस रिएक्शन में सोडियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसा काम करता है तो इस मेटल का कन्वर्जन कैसा होता है, देखो वहां लिखा हुआ है सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड टू, यहां पे देखो Na+ एक्वस, ये कन्वर्जन होता है। सोडियम सॉलिड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है वो Na+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वाला जो प्रोसेस है, अगर ये बहुत अच्छा से हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा, Na कंफर्टेबली Na+ में कन्वर्ट करेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि Na एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। लेकिन ये जो कन्वर्जन है इसको हम डिवाइड किए 3 स्टेप में, ये तीनों स्टेप ध्यान से देखना है। पहला है Na सॉलिड कन्वर्ट किया है Na गैसियस में, ये फर्स्ट स्टेप है, ये हो गया सब्लिमेशन, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और इस स्टेप में जो डेल्टा H इन्वॉल्व होगा, इंथॉल्पी चेंज, उसको हम लोग बोलेंगे इंथॉल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। दिस डेल्टा H1 इज इंथॉल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, इसमें ये जो Na गैसियस कन्वर्ट कर गया इसको हम लोग आयोनाइज करेंगे, वो कन्वर्ट करेगा Na+ गैसियस में, ठीक है। तो ये जो सेकंड इंथॉल्पी है डेल्टा H2, दैट इज आयोनाइजेशन इंथॉल्पी, जिसमें कि Na गैसियस आयोनाइज करके Na+ गैसियस में जा रहा है। और थर्ड में क्या होगा, ये Na+ गैसियस Na+ एक्वस में कन्वर्ट करेगा। जो तीसरा वाला इंथॉल्पी चेंज है दैट इज इंथॉल्पी ऑफ हाइड्रेशन, गैसियस फॉर्म एक्वस में कन्वर्ट किया तो ये हो गया इंथॉल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अब देखो ये जो सिंगल स्टेप यहां पे था Na सॉलिड से Na+ एक्वस, जो कि यहां पर भी आप लोग को दिख रहा है, वो बेसिकली 3 अलग अलग स्टेप से मिल करके बना हुआ है। कौन कौन सा, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। अब यहां पे चक्कर समझो, मान लो कि हम किसी 2 मेटल के बीच में रिड्यूसिंग नेचर कंपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी एक मेटल का सब्लिमेशन वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा हो या फेवरेबल हो उसके लिए, लेकिन किसी दूसरे मेटल के लिए आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन फेवरेबल हो। तो अल्टीमेटली उन दोनों में रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा किसका होगा, ये तो प्योरली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया। इस बात को समझना है कि अगर कोई एक फैक्टर डिसाइड कर रहा होता है इसका रिड्यूसिंग नेचर को, तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं। मान लो कि इसमें से सिर्फ एक फैक्टर होता आयोनाइजेशन, फॉर एग्जांपल सिर्फ आयोनाइजेशन होता, तो हम लोग आयोनाइजेशन के ट्रेंड को फॉलो कर लेते कि डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो आयोनाइजेशन का जो भी ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग इसका रिड्यूसिंग नेचर होता, या फिर सब्लिमेशन होता या फिर सिर्फ हाइड्रेशन होता, तब भी एक ट्रेंड मिल जाता। लेकिन यहां पे 3 फैक्टर्स है और जब 3 फैक्टर एक साथ काम कर रहा है
तो किसी केस में कोई डोमिनेट करेगा, किसी केस में कोई डोमिनेट करेगा, सो द ओवरऑल ट्रेंड विल बी मोर और लेस एक्सपेरिमेंटल। तो यहां से हम पहले आप लोग को यह बात समझा दिए कि किसी भी मेटल के रिड्यूसिंग नेचर को अगर आपको ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके पीछे लॉजिक तो है, लेकिन वो लॉजिक उस इस तरीके से, बिकॉज द रिड्यूसिंग नेचर इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स, तो मोटा मोटी आप लोग को थोड़ा बात ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स है वो सब यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ग्रुप 1 से। तो ये रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है ग्रुप 1 का, मतलब कि लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ग्रुप 1 का, और सोडियम सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट है ग्रुप 1 का। आपको खुद दिख रहा है डाउन द ग्रुप कोई ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा है। लिथियम पहला एलिमेंट होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये बड़ा अजीब सा सीक्वेंस है, बट ये सीक्वेंस आप लोग को ध्यान में रखना है। ग्रुप 1 में द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम, और सबसे पीछे है सोडियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है इसका रिड्यूसिंग नेचर एक दूसरे के कंपेरेबल है। ये है ग्रुप 1 का बात। ग्रुप 2 में अगर जाएंगे तो ग्रुप 2 में कोइंसिडेंटली ये वेरियस फैक्टर्स होने के बावजूद भी एक प्रॉपर ट्रेंड आप लोग को दिख रहा होगा कि ऊपर से नीचे जाओगे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा देखो बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। तो द ऑर्डर इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये कोइंसिडेंटली डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। हाँ, ध्यान रखना है एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा ग्रुप 1 में किसी 4 को ऑर्डर में सरियाने के लिए ये वाला आपके काम आएगा, और ग्रुप 2 में ये वाला आपके काम में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट विथ H2O कि कौन कौन सा मेटल है जो H2O के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछता है कि आपको मेटल्स दे देगा 4 ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा मेटल H2O के साथ रिडॉक्स रिएक्शन करके या रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। तो देखो ये सोडियम जो एग्जांपल है, ये तो बड़ा फेमस एग्जांपल है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं कि सोडियम H2O के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। तो आप ग्रुप 1 में चेक कर लो, अगर सोडियम ये काम कर रहा है, अगर Na ये काम कर रहा है, तो बाकी सारा ग्रुप 1 का एलिमेंट तो उससे भी बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली बाकी सब भी ये काम करेगा। तो ग्रुप 1 के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा एलिमेंट H2O के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, ग्रुप 1 का सारा एलिमेंट H2O के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। आते हैं हम लोग ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में कुछ बात याद रखेंगे, ये तीनों एलिमेंट जो है टॉप का, दे विल रिएक्ट विथ H2O टू रिलीज H2 गैस। यहां पे लिख भी देते हैं, रिएक्ट्स विथ H2O टू गिव H2। H2O से रिएक्ट करके ये H2 गैस देता है। इन सब में सब का सब, ऑल ऑफ देम विल रिएक्ट विथ H2O टू गिव H2। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम जो टॉप में 3 हैं, वो तीनों H2O से रिएक्ट करके H2 गैस देगा। मैग्नीशियम के लिए एक बात ध्यान रखना, और बेरिलियम तो खैर रिएक्ट ही नहीं करेगा, बेरिलियम H2O के साथ रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी टेम्परेचर पे। मैग्नीशियम के लिए एक बात याद रखेंगे, इट विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, H2O हॉट, गर्म पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, हॉट H2O। मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर में H2O के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देगा, लेकिन अगर गर्म पानी रहेगा, हाई टेम्परेचर में बात करेंगे, तो ये H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, साथ में एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे हम लोग। इतना सारा बात हो गया ग्रुप 1 ग्रुप 2 का। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो रिड्यूसिंग नेचर है ना, वो मैग्नीशियम से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा मैग्नीशियम से। बेरिलियम तो खैर काफी पीछे है, तो बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं करेगा चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से थोड़ा पीछे होता है, तो एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ हॉट H2O, ये भी हॉट H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और स्टीम। ठीक है, गर्म पानी के साथ या स्टीम के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। सो दीज आर द मेटल्स दैट विल रिएक्ट विथ H2O पानी टू रिलीज H2 गैस। कौन कौन है? ग्रुप 1 का सब कुछ करेगा, ग्रुप 2 का ये नीचे का जो 3 है वो करेगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम गर्म पानी के साथ करेगा, बेरिलियम नहीं करेगा। और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर आपके सामने है। इस ऑर्डर पर बेसिस भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस ग्रुप 2 का 4 एलिमेंट दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है,
या ग्रुप 1 में वो वाला चीज आपको करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इतना इंफॉर्मेशन से आप लोग ग्रुप 1-2 का क्वेश्चन जो है वो कंफर्टेबली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। H2O के साथ रिड्यूसिंग नेचर का बात हम लोग कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट विथ एसिड। एसिड का मतलब H+ आ गया वहां पे, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए यहां पे एग्जांपल आता है लेड। लेड को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पर रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है PbCl2 प्लस H2। तो यहां पे भाई इस एनायन को थोड़ा अलग कर दें अगर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Pb प्लस H+, एसिड का H+, गिविंग राइज टू Pb2 प्लस H2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, Pb से Pb2 कन्वर्ट किया, दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना, 0 से +2 में गया, तो दिस Pb इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में Pb रिड्यूसिंग एजेंट है और लेड H+ के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता है, मतलब कि वो H+ को H2 में रिड्यूस कर देता है। तो अब यहां पे एक सवाल आता है, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात की कि H2O के साथ कौन कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता है। तो यहां पे अब सवाल आ रहा है कि कौन कौन सा मेटल है जो H+ के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता है, यानी कि एसिड के साथ रिडॉक्स रिएक्शन करता है और H2 गैस रिलीज करता है। यह सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है जेई में। तो इसमें एक चीज याद रखना, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के जैसा है, ये 5 अल्फाबेट, ठीक है कितना, 5, और वर्ड भी आप देखो 5, PAACH, 5। दिस P स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम, दिस A स्टैंड्स फॉर सिल्वर, दिस A स्टैंड्स फॉर गोल्ड AU, दिस C स्टैंड्स फॉर कॉपर एंड दिस H स्टैंड्स फॉर Hg, मर्क्यूरी। ये 5 एलिमेंट ऐसा है जो H+ के साथ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कि इस पांचों में से किसी को भी अगर आप H+ के साथ रिएक्ट करके सोचेंगे कि वो H+ रिड्यूस करके H2 गैस में कन्वर्ट कर जाए, यहां से H2 गैस निकल जाए, तो ये नहीं करेगा। ये 5 एलिमेंट नहीं करेगा। इन 5 एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारा एलिमेंट H+ के साथ रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, वो मेटल ऑक्सीडाइज कर जाएगा। जैसे यहीं पे आप देखो Pb ऑक्सीडाइज कर गया और H+ रिड्यूस करके H2 गैस बना दिया, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ कॉमन मेटल्स कौन सा एग्जाम में पूछता है, ये 5 तो पहले याद कर लो, PAACH 5, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और मर्क्यूरी H+ के साथ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करेगा। इस तरफ जितना भी मेटल्स हम लोग बात किए थे, ये H2O के साथ रिडॉक्स कर रहा है, तो H+ के साथ तो और कंफर्टेबली करेगा। तो ये सब का सब तो है ही जो H+ साथ H2 गैस देगा। फिर यहां पे आप देखो कुछ कुछ हम मेटल्स ऐसे नाम लिख देते हैं जो एग्जाम में पूछता है कई बार, मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, और भी बहुत सारा है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ये सारा मेटल्स जो आप लोगों को दिख रहा है, ये सब का सब H+ के साथ रिडॉक्स रिएक्शन करेगा और H2 गैस रिलीज करेगा। इनफैक्ट आप अपना सिलेबस का अगर बात करो तो ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स को याद रख लो, और ये 5 एलिमेंट H+ के साथ H2 गैस रिलीज नहीं करेगा, इसके अलावा बाकी सारा मेटल्स करेगा, ठीक है। इस पांचों पे आप गौर से अगर देखोगे तो सब का सब डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, जिसमें कि 3D सीरीज का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कॉपर। कॉपर 3D सीरीज का है, बाकी सब 4D या 5D सीरीज का है। कॉपर किसका है, कॉपर 3D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। अब एक बात और समझना है, ये पांचों मेटल अगर H+ के साथ H2 गैस रिलीज नहीं कर रहा है, मतलब दीज 5 मेटल्स आर वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट्स, वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, ये बहुत ही खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मान लो कि कोई 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसमें से एक ऑप्शन इसमें से कोई मेटल का है और कह रहा है कि बताइए सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो इसमें से जो मेटल रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। एक और बात ध्यान देना है, जैसे मान लो कि हम ऐसा बात करते हैं कि कॉपर बहुत ही खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, इस लिस्ट में आ रहा है बहुत ही खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि कॉपर का Cu2+ में ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ना के बराबर है, बहुत कम है। अगर कॉपर का Cu2+ में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी बहुत कम है, तो Cu2+ का कॉपर में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी बहुत हाई होगा, है ना। इसका अगर ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी बहुत कम है, तो इसका रिड्यूस करने का टेंडेंसी बहुत हाई होगा। मतलब Cu2+ एक अच्छा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी इसका हाई है, तो बगल वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सो Cu2 प्लस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसा आप कह सकते हैं कि 3D वाले सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu2 प्लस है, जिसको कि अगले स्लाइड में हम यहां पे लिखे हुए भी हैं। देखिए इसको पहले ध्यान दो, डी ब्लॉक में Cu2 प्लस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन M2 प्लस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डी ब्लॉक का 3D सीरीज जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपको एग्जाम में 45D सीरीज का क्वेश्चन नेग्लिजिबल पूछेगा। आपको अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3D सीरीज का ज्यादातर सवाल रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर कॉपर इस लिस्ट में है तो खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर का Cu2 प्लस में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी कम है, तो Cu2 प्लस का कॉपर में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो बगल वाले को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो 3D वाले सीरीज का अगर बात करो आप, 3D वाले सीरीज का अगर आप बात करो तो उसमें M2 प्लस जो भी एलिमेंट्स जो है वो डाई पॉजिटिव आयन वाले फॉर्म में है, उसमें Cu2 प्लस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको पूछता है और बोलेगा कि बताइए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, उसमें Cu2 प्लस अगर लिखा हुआ है तो 2 प्लस में, तो वो जीत जाएगा। वैसे आप बोलेंगे सर कि अब तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट बता दिए, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? यहां देखो ओवरऑल ऑर्डर लिखा हुआ है, Cu2 प्लस, ये 2 प्लस वाला का है, Cu2 प्लस, Ni2 प्लस, CO2 प्लस, Fe2 प्लस, Zn2 प्लस, Cr2 प्लस, Mn2 प्लस और V2 प्लस अप्रोक्सीमेटली सेम, और Ti2 प्लस टाइटेनियम जो है वो सबसे पीछे। तो ये वाला ऑर्डर अगर कोई बच्चा याद कर ले तो फिर बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कोई ट्रेंड बहुत फॉलो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं से ट्रेंड आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कॉपर जो है वो किस सीरीज का पार्ट है? 3D, वो जो हम लोग पूरा सीरीज पढ़ते हैं D1 से लेके D10 तक वाला सीरीज, उसमें D9 में आता है कॉपर। ठीक है, D8 में आता है निकेल, ये होता है D7, ये होता है D6। दिख रहा है? तो ये 4 तो लाइन से हो गया। उल्टा साइड से जाओ, उल्टे साइड से सबसे लास्ट में क्या होता है? जिंक D में, फिर कॉपर, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन। तो ये 4 तो ऐसे लाइन से हो गया। फिर एक देखो Zn2 प्लस जो कि D10 वाला कॉन्फ़िगरेशन में, वो बीच में कहीं पर आ गया, D10 वाला। उसके बाद फिर थोड़ा अनइवन सा है, क्रोमियम आ गया, मैग्नीज को यहां आना चाहिए था, मैग्नीज पीछे चला गया। तो आप बोलेंगे सर पीछे क्यों चला गया? सबके पीछे रीजन है। Mn2 प्लस का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो पीछे हो गया है। क्यों? बिकॉज Mn2 प्लस अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना Mn2 प्लस का, तो वो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन में होता है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट 4s2 3D5। तो Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालोगे तो 4s2 का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बच गया है? 3D5, यानी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Mn2 प्लस स्टेबल होता है। इसीलिए उसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो जहां पे ऑर्डर में आना चाहिए था उससे काफी पीछे आया है कि भाई वो ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है। ठीक है, Cr2 प्लस उसके आगे आ गया है कि भाई ठीक है मैग्नीज बहुत स्टेबल है, तो वो थोड़ा पीछे चला गया। तो ये ऑर्डर अगर आप याद कर लोगे तो फिर बहुत ही अच्छा है, किसी भी तरह का सवाल एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। बट अदरवाइज मिनिमम क्या याद करके आप लोग को जाना है कि अगर M2 प्लस का आप बात कर रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu2 प्लस है, और सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Ti2 प्लस। ठीक है, वही अगर M3 का बात करते हैं, M3 प्लस मतलब कि ट्राई पॉजिटिव आयन, तो उसमें देखो यहां पे स्टार मार्क बना के लिखा हुआ है कोबाल्ट 3 प्लस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन N3 प्लस। फिर से आप लोग को बात हैं कि बहुत हर एक चीज के पीछे बहुत रीजन के पीछे नहीं जाना है हम लोग को, बिकॉज अभी जस्ट आप लोग को हम बताया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटल के डेटा की तरफ जा रहे हैं। CO3 प्लस जो है ये M3 प्लस वाले लिस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिस्ट आपके सामने है पूरा, CO3 प्लस, Mn3 प्लस, Fe3 प्लस, V3 प्लस, Ti3 प्लस और Cr3 प्लस। तो M3 प्लस में अगर बात करो तो CO3 प्लस टॉप पे जाएगा और Cr3 प्लस बॉटम पे जाएगा। आप बोलेंगे सर सारा एलिमेंट्स तो आप लिखे ही नहीं है 3D वाला, कुछ ही एलिमेंट्स लिखे हैं, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो +3 में एग्जिस्ट करता है उसका लिस्ट आप लोग के सामने यहां पे लिखा हुआ है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ M2 प्लस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ M3 प्लस। बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में सवाल पूछता है, हाईएस्ट भी पूछ सकता है, लोएस्ट भी पूछ सकता है, ऑर्डर को अरेंज करने भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर यहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट को देखिए, यहां पे अलग से हम लिखे हुए स्टार मार्क में
Tl3+ थैलियम, Pb4+ लेड और Bi5+ बिस्मथ, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया है कि इन चारों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात कर रहे हैं और इसमें से कोई भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिया एलिमेंट के साथ, तो इसको टिक करने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगा। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट अलग से हम एक वीडियो में बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियोस बना रहे हैं अभी। तो ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है थैलियम, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होता है। लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होता है। बिस्मथ का +3 बहुत स्टेबल होता है। और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आप लोगों को दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना चाहता है। आप लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो सीरीज है, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑर्डर आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक आखिरी बात, जैसे 3D का सीरीज का बात कर रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है कि वो M2+ से M3+ में कन्वर्ट करे, यानी कि क्या कर जाए, वो ऑक्सीडाइज कर जाए। अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब कि वो है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है M3+ में, तो रिड्यूसिंग एजेंट। और कुछ एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है कि वो M3+ से M2+ में कन्वर्ट कर जाए, मतलब कि रिड्यूस कर जाए। और अगर वो रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। यहां पे हम तीन एलिमेंट्स का लिस्ट लिखे यहां पे और उस तरफ, और बता रहे हैं कि किसका क्या टेंडेंसी होता है। जैसे क्रोमियम, वेनेडियम और टाइटेनियम का टेंडेंसी है कि ये 2+ से 3+ में कन्वर्ट करता है, ये इसका टेंडेंसी है। यानी कि these 3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये 2+ से 3+ में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है रिड्यूसिंग एजेंट वाला। और इन तीनों में सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है Cr2+। Cr2+, इसका 3+ में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सिमिलरली मैग्नीज 3+, Fe3+, CO3+, इन तीनों एलिमेंट का टेंडेंसी है 3+ से 2+ में कन्वर्ट करने का, यानी कि ये 3+ वाला काम करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है, हाईएस्ट कौन है, CO3+। तो ये भी सवाल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए आपको ऐसा पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट का +2 से +3 में जाने का टेंडेंसी है और कौन सा एलिमेंट का +3 से +2 में जाने का टेंडेंसी है, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट याद रखो, +2 से +3 में जाने का टेंडेंसी है, और ये 3 +3 से +2 में जाने का टेंडेंसी है। और अगर कंपैरिजन का बात पूछेगा, तो Cr2+ का +3 में जाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। कोबाल्ट का +3 का +2 में जाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है।